नमस्कार व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो हम लोग लास्ट वीडियो में डाइवर्शन हेडवर्क का लेक्चर कंटिन्यू करके उसका पार्ट है जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्शन हेडवर्क, या फिर हम बोल सकते हैं लेआउट ऑफ डाइवर्शन हेडवर्क। ये डाइवर्शन हेडवर्क चैप्टर का ही आगे का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके पहले मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्द से जल्द देने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरा वीडियोस जैसे ही यूट्यूब पे आए आप लोग को उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक कीजिए और डेफिनेटली शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने बोला, आज का टॉपिक है लेआउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेफिनेटली डाइवर्शन हेडवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, लेआउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या होता है बेसिकली, हमारा जो रिवर फ्लो वाटर है ये, तो उसमें हमको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पड़ता है। ये रिवर फ्लो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम फ्लो, या फिर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जब रिवर अपना कोर्स में ट्रेवल कर रहा है, वाटर उससे फ्लो कर रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो उसमें कुछ कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पड़ता है। क्यों स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पड़ता है? जैसे कि हम अगर बेसिकली सोचे, तो जब भी एक रिवर, तो वो अपने डेफिनेटली उसका एक वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी होने के कारण इसमें एक एनर्जी भी होगी, फ्लो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक फुल फोर्स से फ्लो होके आएगा। हम्म तो इस वजह से क्या है, जिस जिस कोर्स से, जिस जिस चैनल से, या फिर जो पाथवे ये रिवर कवर कर रहा है, उसके जो सराउंडिंग एरियाज है, सराउंडिंग जितने भी लैंड्स है, तो उनमें क्या है, कुछ इरोशन, या फिर उस एरिया का इरोशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने भी वीक सॉइल है यहाँ पे क्या कर जाए, ये कोलाइड कर जाए। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड का हमारा रिवर जिससे फ्लो कर रहा है, ये कोर्स का जो ये जो हम लोग का रिवर का जो साइड है, साइड बैंक है, एक्चुअली बैंक, ये जो बैंक है, रिवर बैंक है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्काउडिंग से, सिल्टिंग से, या फिर मैंने जैसे बोला इरोशन से, या फिर अगर यहाँ एडीज करंट फॉर्म हो रहे हैं। एडीज करंट क्या है, जैसे कि ये वाटर फ्लो होके आ रहा है, उसके बाद अगर ये वाटर जब रिवर बैंक से क्या करता है, इसमें से ऐसे धक्का मारने के बाद यहाँ पे ये जो वाटर है, इसमें क्या होगा, इसके साथ, ये जो बैंक के साथ यहाँ पे कोलिशन होगा, और इस वजह से क्या होगा, इस रिवर में यहाँ कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स यानी हচ্ছে एडीज फॉर्म होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडीज करंट, ये फ्लो के वजह से। तो ये सब के वजह से, इन सब रीजंस के वजह से हमको क्या करना पड़ेगा कि वाटर का जो हमारा चैनल का फ्लो पाथ है, इसको हमको कन्फाइंड करना पड़ेगा। कन्फाइंड करना पड़ेगा इन द सेंस क्या है, ये जो बैंक है लेफ्ट और राइट में, इसको हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जिससे कि ये बैंक क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो इस वजह से हमारा डिफरेंट, और उसके बाद जब हमारा यहाँ से डाइवर्जन होता है वाटर का, क्यों, ये जो लेफ्ट और राइट बैंक जो कनाल है, जिससे कि हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए, उसके बाद मेरे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी वी आर बैरेज उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ये सब पर्पस के लिए जब हम लोग को इस रिवर वाटर का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग कनाल से डाइवर्ट करेंगे रिवर वाटर को। तो जब हम यहाँ डाइवर्ट करें, तो इस ये जो रिवर वाटर, ये एक लंबा कोर्स ट्रेवल करके आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ नीचे वेट पार्टिकल्स है। तो और फिर ये वाटर, इसमें क्या है, वाटर में कुछ पार्टिकल्स कैरी करके ला सकता है। तो यहाँ सिल्टिंग और स्काउरिंग का चांस है। तो जो कि वाटर, अगर फ्रेश वाटर हम चाहेंगे कि कनाल में फ्रेश वाटर रहे, नहीं तो हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, या फिर जितने भी मशीन से उसको चोक कर सकता है। तो ये फ्रेश वाटर
करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिल्ट फ्री रहे, क्लियर वाटर को हमको कनाल में पास कराना पड़ेगा। तो इस वजह से हमको यहाँ डाइवर्जन हेडवर्क में कुछ कुछ यहाँ स्ट्रक्चर्स या फिर कंपोनेंट्स क्रिएट करना पड़ता है रिवर के अक्रॉस। उसके लिए हम लोग का आज का वही क्लास है कि लेआउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। ओके, सो दिस आर द बेसिक कंपोनेंट्स, মানে बेसिक এটা ये एक रफ आइडिया है। सो अब हम इस रफ आइडिया के साथ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, लेआउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये मेरा डायग्राम। तो इससे हम इस डिफरेंट एक एक करके हर एक कंपोनेंट्स को जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मार्जिनल बंड जॉइंट टू हाई कंटूर्स। ये मार्जिनल बंड जॉइंट क्या होता है? मार्जिनल बंड मार्जिनल बंड क्या होता है? सो चलिए देख लेते हैं। ये मार्जिनल बंड होता है बेसिकली, ये देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ब्लैक वाला पोर्शन, ये होता है मार्जिनल बंड। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये रहा मार्जिनल बंड। इस डायग्राम को देख के कुछ आइडिया हो रहा होगा आप लोग को कि मार्जिनल बंड, मैं कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ, ये बेसिकली कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करता है? हम लोग को डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, डिस्चार्ज फ्लो को, डिस्चार्ज को, जिससे कि वो एक एरिया में हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक एक तरह से ये एक बॉर्डर है, तो जिससे कि ये जो रिवर वाटर है ये कन्फाइंड हो गया विद इन दिस एरिया, विद इन दिस लिमिट। ये अगर ब्लैक ये हम लोग लिमिट करेंगे तो ये कन्फाइंड हो गया। अब इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर हम देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तो इसके बाहर ये वाटर नहीं जा सकता है, जिससे कि क्या है, जो इसके एडजेसेंट एरिया है रिवर का, उसको वो अफेक्टेड नहीं करेगा ड्यू टू अगर कभी इसमें फ्लड आ जाए, एचएफएल हाई फ्लड लेवल, या फिर कभी अगर जितने भी फ्लो करंट्स जनरेट हो, मतलब वेव्स, अगर हाई कुछ वेव्स आ जाए तो इसके वजह से अगर बाय चांस स्पीड ऑफ रिवर वाटर, विंड के वजह से स्पीड ऑफ रिवर वाटर ज्यादा हो जाए तो वेव्स के वजह से ये क्या होगा, वाटर स्प्लिट आउट नहीं करेगा एडजेसेंट एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए ये मार्जिनल बंड, ये एक प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है डिस्चार्ज को, कि कन्फाइंड करता है कि विद इन द स्पेसिफिक एरिया रिवर वाटर फ्लो करे। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव, क्या करता है, क्या ना, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्यों स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और इंक्रीज करता है? ये जो बैंक्स है, हमारा रिवर का बैंक्स है, यहाँ अगर लूज सॉइल है कहीं बैंक्स में, तो ये लूज सॉइल क्या है, धसते धसते नीचे जाके रिवर वाटर पे ना मिल जाए, और रिवर वाटर का जो कोर्स है, ये जो रिवर वाटर का जो विड्थ है, ये टोटल विड्थ है, ये और चौड़ा ना हो जाए। ठीक है, चौड़ा होते होते फिर तो ये जो एडजेसेंट एरिया है, इसको भी धीरे धीरे रिवर वाटर क्या होगा, एडजेसेंट एरिया धीरे धीरे जो रिवर वाटर का बेड है उसमें मिल जाएगा, है ना। रिवर वाटर का जो एरिया है, जो विड्थ है, ये बढ़ते जाएगा, तो फिर एडजेसेंट एरिया को इफेक्ट करेगा। तो ये स्टेबिलिटी को भी, जो स्टेबिलिटी ऑफ जो नीचे सब सॉइल है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द फिल ऑफ सब सॉइल। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ सब सॉइल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल करता है स्लोप एंगल। ये हम लोग अगर पर्टिकुलर यहाँ पे एक 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री एंगल का स्लोप एंगल करे हैं, तो ये कंट्रोल करता है, किसको ना, स्लोप एंगल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्लोप एंगल। ओके, ये रहा मार्जिनल बंड। उसके बाद आएंगे हम लेआउट एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है गाइड बैंक। ये गाइड बैंक को देख लेते हैं कि गाइड बैंक क्या बोल रहा है। ये रहा गाइड बैंक, एक एक करके। सो गाइड बैंक बेसिकली क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम इरोशन। ये हम देख सकते हैं इतना पोर्शन, अगर हम फिर से लेआउट में जाएंगे तो ये पोर्शन है गाइड बैंक का, ये गाइड बैंक का पोर्शन है, ये रहा गाइड बैंक दोनों तरफ। ये गाइड कर रहा है, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अगर यहाँ से रिवर वाटर आ रहा है, ये इतना पहले विड्थ था, ये रिवर वाटर ऐसा आ रहा है, तो ये गाइड कर रहा है, गाइड गाइड, जैसे कि हमारे पास एक गाइड बुक होता है ना, कि हम लोग को कुछ एग्जाम्स या फिर कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए कि जिससे कि हम लोग गाइड बुक के थ्रू उस प्रॉब्लम का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख सके। सो ये हमको गाइड कर रहा है, ये सॉरी, ये हम रिवर वाटर को गाइड कर रहा है कि जिससे कि
ताकि वो अपने पाथवे में सेफली इस कन्फाइंड विद इन दिस कन्फाइंड एरिया ये रिवर वाटर ट्रेवल कर सके। ऐसा नहीं है कि रिवर वाटर यहाँ है तो ये गाइड ऐसे डायरेक्शन में कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं है कि रिवर वाटर इधर चले जा रहा है या फिर कहीं और चले जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। सो गाइड बैंक बेसिकली ये वर्ड से ही क्लियर है कि गाइड बैंक बेसिकली द स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इरोशन। एक तो इरोशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गाइड बैंक, यहाँ पे एक इरोशन का चांस है, यहाँ वाटर आके फिर क्या होगा, यहाँ के जो जब वाटर इस कन्फाइंड एरिया में फर्स्ट एंटर करेगा उस पॉइंट में इरोशन, यहाँ के जो सब सॉइल के पार्टिकल्स है उस जगह को इरोशन करने की कोशिश करेगा रिवर वाटर अपने स्पीड अपने फ्लो वेलोसिटी की वजह से। तो इसको ये गाइड बैंक प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट रीजन तो ये है, और सेकेंड फर्स्ट पॉइंट तो ये है, और सेकेंड पॉइंट होगी कि वो चेंजिंग, मैंने बोला कि वो रिवर कोर्स को चेंज ना कर दे, कंट्रोल क्या करता है ना, फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ फ्लो। ओके, ये रहा गाइड बैंक का दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, मार्जिनल बंड हो गया, गाइड बैंक हो गया, अब आते हैं हम अंडर स्लूइसेस में। ये रहा अंडर स्लूइसेस, थर्ड पॉइंट। ये अंडर स्लूइसेस क्या बोलता है, तो अंडर स्लूइसेस कहने का मतलब है, अंडर स्लूइसेस बेसिकली ये एक, हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा, ये जो डायग्राम है इसमें ये एक बेसिकली वियर ही है। अगर हम डायग्राम को माइन्यूटली एकदम बारीकी से देखें तो ये एक थ्रू आउट डैम के अक्रॉस यहाँ पे वियर या फिर बैरेज का कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बैरेज और वियर का हम कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं, ये मेरे पिछले वीडियोस में वियर और बैरेज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो प्लीज जिन्होंने भी नहीं देखा होगा तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। सो ये जो वियर है ये बेसिकली अंडर स्लूइस एक वियर ही है, बट ये जो वियर है ना, ये जो राइट साइड का ये होता है मेन वियर। ये मेन वियर से अलग होता है। क्यों अलग होता है, हम देख सकते हैं इसमें कोई, ये जो मेन वियर है इसके पास कोई एडजेसेंट इसका ऑफ टेकिंग कनाल नहीं है, बट इसमें एक एडजेसिंग ऑफ टेकिंग कनाल है। तो जहां पे ऑफ टेकिंग कनाल होगा वहां पे अंडर स्लूइस आएगा। जस्ट आप इसको ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि वेर देयर इज ऑफ टेकिंग कनाल देयर इज अंडर स्लूइस। सो अंडर स्लूइस क्या करता है, बेसिकली वाटर को स्टैग्नेंट करता है। वाटर को क्यों स्टैग्नेंट करता है, जिससे कि वाटर में जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना, ये एक बेसिक मैंने आइडिया दिया कि वाटर में जो सिल्ट पार्टिकल्स कैरी होके आ रहे हैं, ये स्टैग्नेंट होने के वजह से मतलब डे बाय डेज स्टैग्नेंट होने की वजह से यहाँ पे वाटर क्या करेगा, वो सिल्ट सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्लियर वाटर को यहाँ ऑफ टेकिंग कनाल में, यहाँ पे फिर यहाँ गेट लगा लगा के रखे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कनाल हेड रेगुलेटर। मैं उसमें आ रही हूँ, तो वो कनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू हम ऑफ टेकिंग कनाल में क्लियर वाटर को पास कर सके। तो ये जो सिल्ट फ्री वाटर करने के लिए अंडर स्लूइस पोर्शन या फिर अंडर स्लूइस का यूज किया जाता है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अंडर स्लूइस का। बेसिकली ये एक वियर ही है, इट इज बेसिकली अ वियर। क्या वियर ना, लो वियर, मतलब लो हाइट वियर। लो हाइट वेयर इसका जो हाइट होगा मेन वियर, लो हाइट वियर यानी इसका जो हाइट होगा ये लेस देन मेन वियर का जो हाइट है, मेन वियर के हाइट से कम होता है। मेन ये वियर का हाइट कौन सा है, ये मैंने अभी जैसे दिखाया लेआउट में, राइट साइड का ये जिस पोर्शन से फ्लो हो रहा है ये रहा मेन वियर। मैं येलो मार्कर से मार्क करना चाहिए, ये रहा हमारा मेन वियर। इसके हाइट के रेस्पेक्ट पे अगर बाय डिफॉल्ट मैं बोलती हूँ कि अगर ये हाइट है इसका 100 मीटर, मैं फॉर से बोल रही हूँ कि अगर ये वियर का हाइट है 100 मीटर तो अंडर स्लूइस का हाइट लेस देन 100 मीटर होगा। ठीक है, ये जो अंडर स्लूइस है ये वाले पोर्शन का हाइट लेस देन 100 मीटर होगा। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली ये लो हाइट वियर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका एडजस्टेबल, इस अंडर स्लूइसेस में भी वियर के जैसे एडजस्टेबल गेट्स होते हैं, एडजस्टेबल गेट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में होंगे कि सिल्ड जो भी मैंने बोला अभी, ये मेनली
इसका रीजन क्या है अंडर स्लूइस का, कि हम लोग वाटर को, जो रिवर फ्लो वाटर है, वाटर को स्टैग्नेंट कर सके। वाटर को अगर स्टैग्नेंट कर दिए, उसका एक प्रॉफिट क्या होगा, सिल्ट जो है वो सेडिमेंट हो जाएगा वहां पे, सेडिमेंटेशन ऑफ सिल्ट, या फिर सिल्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। इससे क्या रिजल्ट होगा, हमको क्लियर वाटर मिलेगा। क्लियर वाटर किसमें ना, ऑफ टेकिंग कनाल में, ऑफ टेकिंग कनाल में। ये रहा बेसिक इसका जिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब फिर से यहाँ जाएंगे, ये रहा एक डिवाइड वॉल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये डिवाइड वॉल क्या होता है। ये रहा डिवाइड वॉल, मैंने सर्किल किया। तो डिवाइड वॉल का अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिवाइड वॉल बेसिकली क्या होता है, हम देख सकते हैं डायग्राम में ही, मैं फिर से जाऊंगी। डिवाइड वॉल बेसिकली ये अंडर स्लूइस और मेन ईयर वियर को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड वॉल बेसिकली किसको डिवाइड कर रहा है, ये जो अंडर स्लीव्स पोर्शन है, जिसको कि हम लोग लो हाइट वियर बोल रहे हैं, और ये जो नॉर्मल वियर पोर्शन या फिर वियर, मेन वियर, उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड वॉल। नाम से ही क्लियर है, डिवाइड। डिवाइड मीन्स डिवाइड किसको, लो वियर एंड मेन वियर, बस इतना याद रखना है। डिवाइड किसको, लो वियर एंड मेन वियर। और इसके पहले मैंने एक और पॉइंट बोला, अंडर स्लूइस कहा जहां पे ऑफ टेकिंग कनाल है साइड में, तो वहां हमको अंडर स्लूइस प्रोवाइड करना जरूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमारा ये जो रिवर फ्लो ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये राइट ऑफ टेकिंग कनाल है। अगर लेफ्ट में भी अगर ऐसा कनाल होता, तो क्या लेफ्ट में भी अंडर स्लूइस होता, डेफिनेटली यहाँ पे भी फिर से एक डिवाइड वॉल होता, और यहाँ पे अंडर स्लूइस होता। तो मेन वियर कितने पोर्शन में होता, मैं मार्क करूंगी, मेन वियर ये सेंटर में होता, सिर्फ ये वाला पोर्शन होता मेन वियर। बाकी दोनों तरफ, लेफ्ट हो राइट हो, ये दोनों तरफ अंडर स्लूइस हमको प्रोवाइड करना पड़ता। क्यों, अंडर स्लूइस वाटर, मैंने बोला फिर से, उसका फंक्शन ही है कि वाटर को स्टैग्नेंट करे, जिससे कि क्लियर वाटर हम ऑफ टेकिंग कनाल को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि वो ऑफ टेकिंग कनाल से तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर में सप्लाई करना, फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करना। और जब ये टरबाइन वगैरह मशीन से होके जाएगा, अगर उस वाटर में सिल्ट पार्टिकल्स है, तो टरबाइन्स वगैरह को क्या कर देगा, चोक कर देगा, मशीन्स खराब हो जाएगी। तो इस वजह से इस सब को ओवरकम करने के लिए हमको अंडर स्लूइस का जरूरत पड़ता है, जिससे कि सिल्ट को हम वहां सेडिमेंटेशन कर सके। ठीक है, जहां भी ऑफ टेकिंग कनाल है वहां अंडर स्लूइस आएगा। तो ये डिवाइड वॉल समझ में आया। डिवाइड वॉल बेसिकली हमको मेन वियर और अंडर स्लूइस वियर को डिवाइड करने के लिए एक वॉल तैयार करते हैं। ये वॉल जो होता है मेन वियर के 90 डिग्री में, हम देख सकते हैं जो वॉल है मेन वियर, अगर हमारा ऐसा है और हॉरिजॉन्टल, तो इसका 90 डिग्री हो गया हमारा डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल उसका 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चलिए अब डिवाइड वॉल का मैंने कुछ पॉइंट्स बोल दिया, अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल, ये राइट एंगल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू मेन वियर, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, अंडर स्लूइस, अंडर स्लूइस को एंड मेन वियर को। ठीक, जहां जहां मेन वियर अंडर स्लूइस आएगा वहां डिवाइड वॉल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टिल वाटर इन फ्रंट ऑफ कनाल हेड। ठीक है, जिससे कि जो हमारा सस्पेंडेड सिल्ट वाटर है वो सेटल डाउन हो, यहाँ पे एडी फॉर्मेशन ना हो, अदरवाइज नहीं तो वो एंटर हो जाएगा। ये डिवाइड वॉल होने के वजह से ही तो ये वाटर, ये सोचिए ये डिवाइड वॉल हो गया, ये हमारा अंडर स्लूइस था, ये हमारा हो गया मेन वियर। मेन वियर हमेशा अंडर स्लूइस से ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेन वियर का जो बे होगा या फिर स्पैन लेंथ होगा, जिससे कि वाटर पास होगा डाउनस्ट्रीम में, तो उसका लेंथ को तो हमको ज्यादा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड हमारा डाउनस्ट्रीम में जब हम वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो रेट, डिस्चार्ज रेट में डिस्चार्ज हो सके, मतलब फ्लो रेट में डिस्चार्ज हो सके, उसका रेट हाई हो। इस वजह से क्या, उस वेलोसिटी हाई हो वजह से हमको ये स्पैन का लेंथ को ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, जिससे कि फ्लो इजीली हो सके डाउनस्ट्रीम में। तो अंडर स्लूइस वाटर उसमें क्या है, सिर्फ स्टैग्नेंट कराने के लिए उसका बे को, मतलब स्पैन का जो लेंथ है उतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है एज कंपेयर टू मेन वियर। ठीक है, सो तो अंडर स्लूइस पोर्शन में हमको क्या होगा, ये डिवाइड वाटर, ऐसे पानी आ रहा है, अब ये अंडर स्लूइस पोर्शन में जाएगा, फिर धीरे धीरे स्टेगनेंट होगा। तो इसको गाइड, एक तरफ से ये डिवाइड वॉल क्या कर रहा है, इस वाटर को मतलब फोर्सफुली अंडर स्लूइस पोर्शन के तरफ तुम आओ और वहां के स्टेगनेंट हो, ऐसा रिवर वाटर को गाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टैग्नेंट वाटर,
क्रिएट स्टैग्नेंट वाटर कहाँ पे? नियर अंडर स्लूइसेस। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, उसके बाद फिर से जाएंगे डायग्राम में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम एक और पॉइंट, चूंकि है फिश लैडर, ये रहा फिश लैडर। अब ये फिश लैडर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसका कुछ पॉइंट। फिश लैडर बेसिकली क्या होता है, ये हम देख सकते हैं, ये ऐसा एक अरेंजमेंट, मैं बताऊंगी इसके बारे में पूरा। ये आप प्लीज, मैं यहाँ पे एक डायग्राम एरो ड्रॉ कर रही हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा फिश आएगा, ऐसा पास होने के बाद ये साइड से फिर ये अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है। ओके, डाउनस्ट्रीम से आ रहा है, हम देख सकते हैं उस डाउनस्ट्रीम से आके अपस्ट्रीम की तरफ फ्लो हो रहा है। अब हम इसको हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो सॉरी, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जो फ्लो कर सके वो, अगर ये अपस्ट्रीम पोर्शन है तो ये डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाएगा, माने अपस्ट्रीम की तरफ आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या है रिलेशन इसमें फिश लैडर में। तो फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली फिश लैडर क्या होता है, क्यों यूज होता है, जो एंड हमारा जो फिश एंड्रोमस फिश होता है, एंड्रोमस फिश, एंड्रोमस फिश यानी क्या होता है, मूविंग फिश। मूविंग फिश यानी क्या होता है, जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ मूव करता है या फिर डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं और वाइस वर्सा, मूव और वाइस वर्सा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमस फिश। इंडिया में इसका टाइप क्या है, हिल्शा, हिल्शा फिश, ये इंडिया में इसका टाइप है। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये फिश जब विंटर सीजन होता है, विंटर के बिगिनिंग पे, बिगिनिंग ऑफ विंटर, बिगिनिंग ऑफ विंटर, बिगिनिंग ऑफ विंटर, ये फेज जो होते हैं अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाते हैं, और एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून ये डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाते हैं टू मेक देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स के लिए वो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाते हैं, और विंटर के बिगिनिंग में ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाते हैं। तो ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ वो तो इजीली पास हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम रिवर फ्लो का जो डायरेक्शन है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, उसका अपोजिट जब हम फिश फिश फ्लो करना चाहते हैं, फ्लो कौन से डायरेक्शन में, जो कि है हमारा क्रिटिकल डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम के से अपस्ट्रीम की तरफ। सो अगर हमने फिश को डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ नहीं फ्लो कराया, उसका अगर पाथ नहीं दिए, तो फिर क्या होगा, मैंने अभी जैसे बोला, ये जो एंड्रोमस फिश होते हैं वो अपना ऑफस्प्रिंग डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ही जाके देते हैं ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। तो अगर ये फिश ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, अगर ये फिश नहीं जा पाई, क्यों नहीं जा पाएगी, इसका रीजन है कि हमने वियर या फिर बैरेज, जो वाटर स्टैग्नेंट करने के लिए या फिर डिफरेंट हमको पर्पस में यूज करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने एक बैरियर तैयार कर दिया है, किसको, फिश के लिए, कि वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, सॉरी डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ना जा सके, क्योंकि यहाँ पे सब गेट्स वगैरह क्लोज रहते हैं। सो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ नहीं जाने के वजह से क्या होगा, तो ये फिश अगर नहीं जा पाई डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ मानसून, तो ये अपना ऑफस्प्रिंग भी नहीं दे पाएगी, तो वही क्या हो जाएगी, वो फिश एंड हो जाएगा उसका लाइफ। ओके, तो ये सबसे, तो ये तो एक डेफिनेटली हमारा जो बैलेंस है, लाइफ साइकिल बैलेंस है, उस लाइफ साइकिल है उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं। अगर फिश मतलब अननेसेसरी अगर वो ट्रेवल पाथ में बाधा आने की वजह से अगर वो ऑफस्क्रीन वगैरह नहीं आ पाएगी, तो वो तो फिर वो टाइप का फिश वो दिन के दिन विलुप्त होता जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिश लैडर। ये नाम से किया है लैडर,
सीढ़ी, फिश का जो सीढ़ी होता है, जिससे कि वो एक टाइप्स ऑफ फिश क्या होगा, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाने के लिए फिश सीढ़ी यूज करती है। इससे क्या होगा कि वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम इजीली, बिना बाधा इन द सेंस का, ये जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है फ्रॉम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, ये जो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी में रिवर फ्लो कर रहा है, इसको इस ये जो बाधा होगा फिशेस का, ये डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाने के लिए, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये एक बाधा है, इसका हाई वेलोसिटी फिश को डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जाने के लिए ये बाधा, जिससे कि इस फिश को ना रोक सके, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, फिश लैडर तैयार कर दिया इसके रास्ते पे, जिससे कि फिश ये लैडर सीढ़ी चढ़ चढ़ के इजीली वो मतलब डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जा सके मानसून में, जब उसको ऑफस्प्रिंग अपना देना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मेन रीजन क्या है फिश लैडर को तैयार करने के लिए, इसका जो रिवर वाटर का जो फ्लो है, जो बाकी पोर्शन में रिवर वाटर का जो वेलोसिटी है वो हाई है, जब हम लोग रिवर वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ छोड़ेंगे पानी, तो इस वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए फिश जनरली डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल कर सकती है अगर वेलोसिटी है फ्लो का 3 to 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेफिनेटली अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि फिश लैडर में हम फिश लैडर ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें कि वेलोसिटी है, फिश लैडर, ये वेलोसिटी ये मतलब 3 to 3.5, जनरली 3 मीटर पर सेकेंड ही रखा जाता है लोअर वैल्यू, ये वेलोसिटी मेंटेन कर पाए। इससे क्या होगा, फिश जब एंटर करेगी तो इसमें हाई फ्लो वेलोसिटी का ये जो पानी का एक फोर्स है वो महसूस नहीं होगा फिश को, तो फिश इजीली डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जा पाएगी। और ये बीच बीच में हम देख सकते हैं कि ये जो बेस है ये किसके लिए है, बीच बीच में ये जो बैफल वॉल्स है, बेस नहीं ये बैफल्स वॉल्स है, बैफल वॉल बा इसको स्टैगरिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है, ये किसके लिए है, क्योंकि अगर फिश आई, अगर उसको रेस्ट करना पड़ा इतना अप, जब डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो हो ही सकता है उसको रेस्ट की जरूरत पड़े, तो ये जो बैफल वॉल्स है इसमें वो रेस्ट कर पाएंगे, बैफल वॉल से इसमें वो रेस्ट कर पाएंगे, इसलिए ये बैफल्स वॉल्स का क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा फिश लैडर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कनाल हेड रेगुलेटर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अब, कनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, कनाल हेड रेगुलेटर बेसिकली कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कनाल हेड रेगुलेट कर रहा है, कनाल हेड यानी जो कनाल का जो ऑफ टेकिंग वाटर है, ये डायग्राम में कनाल का जो ऑफ टेकिंग वाटर है, ऑफ टेकिंग कनाल है, तो ये जो वाटर है रिवर वाटर जो कि ये कनाल ऑफ टेक कर रही है, तो उसको बेसिकली ये रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कनाल हेड रेगुलेटर। ये स्ट्रक्चर जो है हेड ऑफ कनाल में तैयार कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड कहाँ पे, कंस्ट्रक्टेड एट हेड ऑफ कनाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का क्या देख लेते, क्या होता है कि ये जो कनाल का जो हमारा हेड रेगुलेटर है, ऐसे अगर ऑफ टेकिंग कनाल में जा रही है, ये जो कनाल का हेड रेगुलेटर है, इसमें हमारा जो नंबर ऑफ बेज है, मतलब स्पैन्स है, इसमें भी गेट लगे होते हैं, इसमें भी स्पैन्स होते हैं, जैसे मेन वियर या फिर अंडर स्लूइस में होते हैं, ओके। सो इसमें नीचे पियर्स होते हैं, और ये जो बीच बीच में बेस होते हैं, इसमें गेट्स इंस्टॉल करा जाता है। क्यों गेट्स इंस्टॉल करा जाता है, अगर हमने गेट इंस्टॉल नहीं किया तो जब भी हाई फ्लड या फिर मतलब अगर वाटर का लेवल राइज हो जाता है, तो इजीली वाटर, सिल्टेड वाटर बिना यहाँ स्टैग्नेंट हुए अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, मतलब ऑफटेकिंग कनाल की तरफ घुस जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमने गेट को इंस्टॉल किया है, जिससे कि वाटर बिना स्टैग्नेंट हुए जो अननेसेसरी राइज हुआ है वाटर, रिवर वाटर का, वो हमारा ऑफ टेकिंग कनाल में ना एंटर हो जाए। तो ये एक बेसिक रीजन है। सो गेट्स आर इंस्टॉल, गेट्स, फिर जो स्पैन्स या फिर बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पियर्स, दिस ऑल आर इंस्टॉल्ड एट दिस regulator to prevent flood water
एंटरिंग द कनाल, ऑफ टेकिंग कनाल। ओके, ये हो गया कनाल हेड रेगुलेटर। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इस डायग्राम पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला जो अंडर स्लूइस है इसमें यहाँ इस पोर्शन पे स्टैग्नेंट होगा वाटर, राइट। स्टैग्नेंट क्यों होगा? जिससे कि जो सिल्ट पार्टिकल्स है वो रिवर बेड में सेटल डाउन हो सके। अब और एक चीज, अगर मतलब डे बाय डे, अगर बहुत दिनों से अगर रिवर वाटर में सिल्ट लेयर यहाँ पे सेटल डाउन होगा तो रिवर बेड का क्या होगा, लेवल राइज हो जाएगा। तो लेवल राइज होने की वजह से क्या होगा, जब रिवर वाटर और फर्दर रिवर वाटर आने के बाद इसका भी लेवल अननेसेसरी राइज होगा। तो इस वजह से फिर कनाल हेड जो रेगुलेटर है उसके गेट्स वगैरह में भी प्रेशर पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये जो रिवर बेड में दीर्घों दिन से ये जो वाटर जो है वो सेटल हो जा रहा है, ये सेटल डाउन वाटर को हमको सिल्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट एक्सट्रैक्टर व सिल्ट एक्सक्लूडर। उसको बोला जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या होता है ये सिल्ट एक्सक्लूडर? सिल्ट एक्सक्लूडर कि हमारा जो सिल्ट है ऑन द रिवर बेड इज एक्सट्रैक्टेड डेफिनेटली फ्रॉम अपस्ट्रीम अंडर स्लूइस, अपस्ट्रीम ऑफ कनाल हेड। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर। अब ये सिल्ट इजेक्टर क्या होता है फिर? सिल्ट इजेक्टर होता है कि जितना भी हम प्रिकॉशन हम लोग क्यों ना करें, जितना भी हम लोग सिल्ट इजेक्ट क्यों ना करें, जितना भी हम लोग सिल्ट को सेटल क्यों जाए, पर ये तो हम बोल नहीं सकते ना कि 100% हम लोग सिल्ट को या अंडर स्लूइसेस जहां हम लोग क्रिएट करें यहाँ पे वाटर को जब स्टैग्नेंट किए तो यहाँ पे 100% सिल्ट सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ सिल्ट तो हो ही सकता है ना कि कनाल ऑफ टेकिंग कनाल में जो फाइन पार्टिकल सिल्ट है वो ऑफ टेकिंग कनाल में एंटर कर जाए। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो जो ये इजेक्टर, यहाँ पे हम लोग ऐसा एक अरेंजमेंट बनाते हैं जैसे कि कनाल बेड में यहाँ पाइप्स के थ्रू यहाँ इजेक्टर होता है। ये सिल्ट दीर्घों दिन यहाँ पे जमने के वजह से उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पंप और पाइप्स के थ्रू ये सिल्ट को मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर, ये कनाल बेड पे। और फिर सॉरी, ये रिवर बेड पे होता है। रिवर बेड ये जो अंडर स्लूइस का पोर्शन है। और अगर कनाल बेड कनाल बेड में एंटर कर जाता है, यहाँ पे अगर सिल्ट फाइन पार्टिकल्स जो सिल्ट एंटर कर जाता है तो इसमें भी सेम प्रोविजन रखेंगे पाइप्स और पंप्स के थ्रू। अगर कनाल बेड में ये सिल्ट दीर्घों दिन वाटर पास करने की वजह से फाइन सिल्टेड वाटर, उसको हम लोग अगर इजेक्ट करते हैं सिल्ट को तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर। हम्म सो दिस इज क्रिएटेड ऑन द ऑफ टेकिंग कनाल बेड। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। एक्सक्लूडर होता है रिवर बेड में और इजेक्टर होता है कनाल बेड में। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स, फाइन सिल्ट पार्टिकल्स के लिए। टू एक्सट्रैक्ट, तो ये क्या होगा, टू एक्सट्रैक्ट सिल्ट फ्रॉम कनाल वाटर। और इसमें होता है टू रिमूव सिल्ट फ्रॉम मेन रिवर बेड। तो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्शन हेडवर्क्स। सो मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं जिसको कि मैं फॉलो करती हूँ मेरा पीपीटी बनाने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसे टाइप के कौन कौन से चैप्टर्स पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हुआ या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स हुए उसको प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि मैं वीडियोस लाने से जिससे कि आप लोग को हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए। सो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू डियर ऑल।